मैंने जैसे ही उस बड़े हॉल में कदम रखा, मेरी सांस रुक गई। सामने 50 से ज़्यादा लोग थे। चाचा जी का जन्मदिन, परिवार की इज्जत, बड़े बड़े रिश्तेदार और सबके हाथ में प्लेटें। तभी मेरा दामाद देव मल्होत्रा कुर्सी से उठा, ग्लास हवा में उठाया और ऐसे बोला जैसे पूरा कमरा उसी का मंच हो। सब ध्यान दें, उसने ऊंची आवाज में कहा। मेरी सास भी आई हैं, वही जो अभी तक दूसरों के घर साफ करके जिंदा हैं। कुछ लोग हंस दिए, कुछ ने मेरी तरफ दया से देखा। मेरे हाथ ठंडे हो गए। फिर देव ने मुस्कुराकर सबसे बड़ा वार किया। हमने इनके लिए एक बहुत अच्छा वृद्धाश्रम चुन लिया है, मेडिकल, नर्स, सब कुछ। अब ये अकेली नहीं रहेंगी और इनकी प्रॉपर्टी भी सुरक्षित रहेगी। प्रॉपर्टी? उसने यह शब्द ऐसे चबाया जैसे मिठाई हो। मेरा दिल धक धक करने लगा। मेरी बेटी अनन्या की कुर्सी पीछे खिसकते ही फर्श पर चर चर की आवाज हुई और पूरा कमरा चुप हो गया। अनन्या की आंखें लाल थीं, लेकिन आवाज लोहे जैसी। देव, उसने कहा, मेरी माँ की जिंदगी पर फैसला सुनाने से पहले आज सबको तुम्हारी असली आवाज सुननी चाहिए। मेरे पेट में गड्ढा बन गया। लोग फुसफुसाने लगे। देव का चेहरा 1 सेकंड के लिए सफेद पड़ गया। इतने में मेरी पोती लंबी, तेज नजर वाली टेबल के नीचे से छोटा सा स्पीकर निकालकर रखने लगी। देव ने गुस्से में कहा, यह क्या ड्रामा है? अनन्या ने बस इतना कहा, अब अगर आप अभी सुन रहे हैं तो एक बात बताइए, आप किस शहर या गांव से सुन रहे हैं? कमेंट में अपना जगह लिख दीजिए। और अगर आपको लगता है बुजुर्गों के साथ ऐसा अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो इज्जत के नाम पर हुआ वो सच में सबके लिए सबक है। स्पीकर ऑन हुआ। मेरी पोती ने फोन पर प्ले दबाने के लिए अंगूठा आगे किया और मेरा पूरा शरीर जैसे पत्थर हो गया। पर इससे पहले कि वो रिकॉर्डिंग बजे, आपको जानना होगा मैं उस कमरे तक पहुंची ही कैसे। उसी दिन दोपहर मैं अपनी बेटी के घर परिवार वाले लंच में पहुंची थी। मेरी छाती से केक का डिब्बा लगा हुआ था, जैसे मैं अपने दिल को दोनों हाथों से संभाले चल रही हूं। दरवाज़ा खुला भी नहीं था कि देव ने ऐसे चिल्लाकर कहा जैसे कोई मजाकिया शो चला रहा हो, अरे वाह, सफाई वाली आ गई। कमरा मेरी तरफ घूम गया। कुछ ने मुंह दबाया, पर हंसी भी थी। मेरे कान गर्म हो गए। मैं एक पल को सच में पीछे हट गई थी। एक कदम बस और मैं लौट जाती। तभी अनन्या ने मेरा हाथ पकड़ा, ऐसे जैसे गले लगा रही हो ताकि लोगों को लगे सब ठीक है, और मेरे कान में धीरे से फुसफुसाई, माँ, आज रात सब उलट जाएगा, बस थोड़ी देर और भरोसा रखो। उसकी सांस कांप रही थी, लेकिन उसके अंदर कोई जागा हुआ था। वो पुरानी अनन्या जो सच के लिए खड़ी होती थी। मैं रुकी, मैं अंदर चली गई, और उसी रुकने ने देव की सारी चालों का दरवाज़ा खोल दिया। उस सुबह मैं रोज की तरह बहुत जल्दी उठ गई थी। घड़ी में 4:15 हो रहा था। शरीर ने सालों की मेहनत से यही सीख लिया है, भोर से पहले उठो, वरना दिन तुम पर चढ़ जाएगा। फिर भी मैं रसोई में गई। मैंने अनन्या के लिए गाजर का केक बनाया, वही जो बचपन में वो स्कूल से आकर बोलती थी, माँ आज वही बनाना। मैंने सब सस्ता नहीं लिया, दूध, मक्खन, अच्छे अंडे, थोड़े से मेवे, क्योंकि जब जेब में पैसा कम हो तब भी माँ का प्यार सस्ता नहीं होना चाहिए। मैंने खुद को समझाया, अगर मैं पैसे नहीं ला सकती तो कम से कम इज्जत से बना हुआ कुछ ले जाऊं। फिर नहा धोकर मैंने अपनी सबसे अच्छी सूती फूलों वाली ड्रेस पहनी, बालों को जूड़े में बांधा, थोड़ा सा गुलाब वाला परफ्यूम लगाया, वही जिसे लोग सस्ता कहकर हंसते हैं। मैं आईने में खुद को देख रही थी। चेहरा बूढ़ा था, हाथों पर दाग थे, आंखों के पास लकीरें थीं, पर मुझे एक चीज साफ दिख रही थी, मैं टूटी नहीं हूं, मैं अभी भी खड़ी हूं। बाहर निकलते समय मैंने दस्तावेजों वाला छोटा पर्स भी उठा लिया, आधार की कॉपी, पेन, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मेरा मन डरता था। आपको पता है, बुजुर्गों के साथ धोखा अक्सर मारपीट से नहीं शुरू होता, वो कागजों से शुरू होता है। बस साइन कर दो माँ, बस ओटीपी बता दो माँ, बस आधार की फोटो दे दो माँ, और फिर धीरे धीरे आपकी जिंदगी आपकी नहीं रहती। मैं बस से गई, फिर ऑटो,
फिर सोसाइटी के गेट से अंदर पैदल। घर चमकता हुआ था, नई पेंटिंग, गार्ड, कार और वो लोग क्या कहेंगे वाली हवा जिसमें गरीब आदमी अपनी आवाज़ अपने आप धीमी कर देता है। मुझे उस घर को देखकर एक ही बात याद आती थी, उसकी दीवारों में मेरा पैसा भी लगा है। सालों पहले जब अनन्या और देव ने घर लेने के लिए मदद मांगी थी, मैंने अपनी सारी बचत उन्हें दे दी थी, 28 लाख। वो मेरी बीमारी का डर, मेरी बुढ़ापे की छड़ी, मेरी अगर कुछ हो गया तो वाली ढाल थी। देव ने कहा था 2-2.5 साल में लौटा देंगे, इंटरेस्ट के साथ। अनन्या की आंखें भीग गई थीं। मैंने दे दिया, क्योंकि माँ कभी कभी प्यार के नाम पर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भी कर देती है। 2-2.5 साल कब के निकल गए, पैसा वापस नहीं आया। मैं मांगती भी तो कैसे? मैं लालची सास नहीं बनना चाहती थी। लेकिन फिर देव का रंग बदलने लगा। पहले वो बस ठंडा रहता था, फिर वो चालाक हो गया, छोटे छोटे तीर मारने लगा। माँ, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, आप अकेली कैसे रहेंगी? आपके कागज़ कहाँ हैं? आपने वसीयत बनाई है। और हर बार वो ऐसे पूछता जैसे चिंता कर रहा हो, पर असल में वो रास्ता नाप रहा हो। एक दिन उसने कहा, माँ, बस पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर दीजिए, अनन्या आपके बैंक का काम संभाल लेगी। मैंने मना किया। देव मुस्कुराया, पर उसकी आंखें पत्थर हो गईं। फिर उसने कहा, अपना घर बेच दीजिए, हमारे साथ रहिए, आपको आराम मिलेगा। पर वो घर सिर्फ ईंट सीमेंट नहीं था, वो मेरे पति की याद, अनन्या की बचपन की हंसी और मेरी मेहनत का आखिरी सबूत था। मैंने फिर मना किया, और उसी मना करने के बाद देव ने मुझे बोझ बनाकर दिखाना शुरू कर दिया। पड़ोस की लीला आंटी ने कहा था, बेटा, सबसे पहले कागज़ बचाओ, वरना लोग तुम्हें जिंदा रहते हुए भी अपनी चीज़ समझ लेते हैं। मैं डर गई थी। मैंने अपने कागज़ अलमारी के अंदर लॉक कर दिए थे। बैंक में भी जाकर पूछताछ की थी कि कोई मेरे अकाउंट में जॉइंट तो नहीं जोड़ रहा। वहाँ एक कर्मचारी के दौरान मिली, ने हल्के से कहा था, माँ जी, आपकी बेटी ने कुछ पूछताछ की थी, पर आपकी मौजूदगी के बिना कुछ नहीं होगा। उसी दिन मेरा दिल बैठ गया था। फिर उस लंच वाले दिन देव ने पूरे कमरे के सामने मुझे सफाई वाली कहा, और मैंने पहली बार महसूस किया, ये सिर्फ बेइज्जती नहीं है, ये तैयारी है, ये कहानी बनाना है, ताकि कल को अगर वो मेरे कागज़ छीन ले तो लोग कह सकें, अरे, बूढ़ी तो वैसे भी ठीक नहीं थी। लंच के बाद अनन्या मुझे किचन में ले गई थी। मेरी पोती भी वहाँ आ गई थी। उसने मेरे हाथ दबाकर कहा, नानी, आज आपको रोना नहीं है, आज हम सबूत दिखाएंगे। अनन्या ने मेरे सामने फ़ोन पर कुछ फ़ोटो दिखाए। मेरे नाम के फॉर्म, अधूरे साइन की जगहें, किसी लोन की ड्राफ्ट कॉपी जिसमें कोलैटरल के लिए मेरे घर का जिक्र था। मेरी सांस अटक गई। अनन्या बोली, माँ, मैं पहले डर गई थी, मुझे लगा शादी बचानी है, पर फिर समझ आया अगर सच ना बोला तो एक दिन मैं आपको भी खो दूंगी। उसने कहा कि उन्होंने एक ईमानदार वकील से सलाह ली है, और आज रात देव के पूरे परिवार के सामने उसे खुला छोड़ेंगे, क्योंकि देव अकेले में बदल जाता है, पर भीड़ में इज्जतदार बनता है। इसलिए भीड़ ही गवाह बनेगी। और अब हम फिर उसी रात के हॉल में थे। देव मंच बनाकर वृद्धाश्रम का नाटक कर रहा था। लोग उसकी बात पर सिर हिला रहे थे, जैसे वो कोई महान बेटा, दामाद हो। यही सबसे खतरनाक होता है, जब गलत आदमी खुद को हीरो बनाकर बेच देता है। अनन्या ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक माफ़ी थी और एक आग भी। मेरी पोती ने स्पीकर के पास फ़ोन रखा। देव एक कदम आगे आया। अनन्या, बैठ जाओ, घर की बात घर में। अनन्या ने कहा, घर की बात? माँ के घर के कागज़ चोरी करना भी घर की बात है? पूरा कमरा सन्न रह गया। किसी ने प्लेट नीचे रख दी। देव का भाई सामने आया। देव, क्या हो रहा है? देव हंसा, पर वो हंसी टूट रही थी। मेरी पोती ने अपना अंगूठा स्क्रीन पर रखा। अनन्या ने सिर्फ एक शब्द बोला, अब। और ठीक उसी पल स्पीकर से देव की अपनी आवाज़ बाहर आने वाली थी, वही आवाज़ जो उसने हमें कभी सुनने नहीं दी थी। मेरी पोती ने जैसे ही प्ले दबाया, स्पीकर से देव की आवाज़ निकली, और वो आवाज़ बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी वो सबके सामने बनाता था। उसमें मिठास नहीं थी, उसमें हंसी नहीं थी,
उसमें इंसानियत भी नहीं थी। बूढ़ी औरत का घर इस इलाके में करोड़ों का है। देव की आवाज़ साफ सुनाई, दी पूरा पे ऑफ। और पेंशन भी आती है। वो पैसा ऐसे ही बेकार जा रहा है। कमरे में जैसे हवा खिंच गई, किसी के हाथ से चम्मच गिरा। किसी ने हे भगवान जैसा कुछ बुदबुदाया। देव की माँ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। मेरे अपने कानों में सीटी सी बजने लगी, जैसे शरीर खतरे को पहचानकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। रिकॉर्डिंग में किसी आदमी की आवाज़ आई तो फिर करेगा क्या? देव हंसा। वो हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने पत्थर पर नाखून घिस दिया हो। सीधा तरीका है, देव बोला। पहले सबको समझाओ कि वो भूलने लगी है, फिर डॉक्टर से लिखवा लो कि वो सही दिमाग में नहीं है। उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी, फिर सब कुछ हमारे हाथ। हमारे से उसका मतलब अनन्या और उससे था, लेकिन सब समझ रहे थे। उसके हम में अनन्या सिर्फ एक सीढ़ी थी। देव की नज़र मेरी तरफ गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन ऊपर से वो गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये झूठ है, वो चिल्लाया। ये एडिट किया हुआ है। पर रिकॉर्डिंग रुकी नहीं। देव की वही बेरहम आवाज़ फिर आई। अगर अनन्या नहीं मानेगी तो मना भी नहीं करेगी। वो कमज़ोर है, उसे बस डर दिखाओ। उसे बोलो कि माँ की भलाई है, वो साइन कर देगी। मेरा पेट पलटने लगा, मेरे हाथ कांपने लगे, और मुझे पहली बार समझ आया कि ये सिर्फ मेरा पैसा नहीं है, ये मेरी पहचान है, मेरा घर, मेरी इज्जत, मेरा आखिरी सहारा। और ये आदमी इसे ऐसे बोल रहा है जैसे सब्जी का दाम तय कर रहा हो। कमरे में फुसफुसाहट से गुस्सा बनने लगा। देव का भाई, जिसका जन्मदिन था, एक कदम आगे आया। देव, तू क्या बोल रहा है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। देव की माँ ने रोते हुए कहा, ये क्या है, ये क्या है? देव ने जल्दी से फ़ोन की तरफ झपट्टा मारा, जैसे वो सच को पकड़कर वापस अंधेरे में फेंक देगा। पर उसी पल मेरे सामने दो लोग खड़े हो गए, देव का छोटा भाई और एक चाचा। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब नहीं, चाचा ने सख्त आवाज़ में कहा, आज पूरा सुना जाएगा। देव ने झटका दिया। उसने लोगों को देखकर कहा, आप लोग मेरे खिलाफ हो रहे हो? ये मेरी पत्नी का ड्रामा है। अनन्या तब तक शांत खड़ी थी, जैसे उसने अंदर ही अंदर सालों का डर एक तरफ रख दिया हो। उसकी आंखें भीगी थीं, पर उसकी रीढ़ सीधी थी। उसने कमरे की तरफ देखकर कहा, ये ड्रामा नहीं है, ये वो सच है जिसे मैं बहुत देर तक छुपाती रही, क्योंकि मैं लोग क्या कहेंगे से डरती रही। कुछ औरतें चुप हो गईं, कुछ ने नज़रें नीचे कर लीं। हर घर में ये डर रहता है, इज्जत का डर। पर आज उसी डर ने सबको एक जगह खड़ा कर दिया था, क्योंकि अब बात सिर्फ घर की नहीं रही थी। बात एक बूढ़ी औरत के साथ धोखे की थी। मेरी पोती ने अगली फाइल चलाने की तैयारी की। देव फिर बोला, रुक जाओ, ये सब पर्सनल बात है। मेरी पोती ने उसकी तरफ देखकर कहा, पर्सनल? जब आप नानी के घर के कागज़ चोरी करते हो तब वो पर्सनल नहीं रहता, वो अपराध बन जाता है। उसने टेबल पर एक फोल्डर रखा, मोटा फोल्डर, कागज़ों से भरा हुआ। फोटो, कॉपी, प्रिंट आउट, स्क्रीनशॉट। अनन्या ने फोल्डर खोलकर एक एक करके कागज़ दिखाने शुरू किए। ये देखिए, उसने कहा, ये पावर ऑफ अटॉर्नी का ड्राफ्ट है। मेरी माँ के साइन की जगह खाली है। उसने दूसरा कागज़ दिखाया, ये बैंक का लोन फॉर्म है। इसमें मेरी माँ के घर को कोलैटरल दिखाया गया है। तीसरा कागज़, ये किसी वकील के साथ मैसेज हैं जहाँ मेडिकल फिटनेस और मेंटल अनफिट जैसी बातें लिखी हैं। कमरे में एक और झटका लगा। लोग अब सिर्फ सुन नहीं रहे थे, वो सोच भी रहे थे। अगर ये अपनी सास के साथ कर सकता है तो कल अपने माँ बाप के साथ भी कर सकता है। तभी एक आदमी आगे आया, सादा कपड़े, शांत चेहरा, आंखों में कोई दिखावा नहीं। अनन्या ने कहा, ये एडवोकेट आरव मेहता हैं। ये आज यहाँ परिवार के दोस्त की तरह आए हैं, पर असल में ये हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। कुछ लोग तुरंत कान खड़े करके सुनने लगे, क्योंकि जब बात कानून की आती है तब वही लोग जो हंसते थे अचानक गंभीर हो जाते हैं। एडवोकेट मेहता ने धीरे से कहा, मैं कोई फिल्मी बात नहीं करूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, बुजुर्गों के साथ फाइनेंस और प्रॉपर्टी का धोखा आजकल बहुत आम है, और इसका तरीका भी अक्सर यही होता है। पहले उन्हें भूलने वाला बताओ, फिर कागज़ों पर कंट्रोल लो, फिर बैंक और रजिस्ट्री के काम करा लो।
उन्होंने एकदम आसान भाषा में समझाया। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है आप किसी को अपने नाम पर काम करने की ताकत दे रहे हो। अगर गलत इंसान के हाथ में ये आ गया तो वो आपकी मर्जी के बिना भी बहुत नुकसान कर सकता है। उन्होंने सबकी तरफ देखकर कहा, और एक बात, आधार, पैन, पासबुक, ओटीपी, ये सब किसी को ऐसे ही नहीं देना चाहिए। ओटीपी तो ऐसा है जैसे आपके घर की चाबी। आप किसी को चाबी दे दोगे तो वो अंदर क्या करेगा, ये फिर आपके हाथ में नहीं रहता। लोगों के चेहरे बदल रहे थे। अब ये पार्टी नहीं थी, ये अदालत जैसा माहौल था। देव ने दांत पीसकर कहा, ये सब कानूनी नहीं है, रिकॉर्डिंग मान्य नहीं होती। एडवोकेट मेहता ने शांत आवाज में कहा, यहां मैं केस नहीं लड़ रहा, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं। और अगर रिकॉर्डिंग में जो आवाज है वो आपकी है तो सच्चाई अपनी जगह खुद बना लेती है। ऊपर से जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी मौजूद हैं, और सबसे ज़रूरी, हमने सबूत इकट्ठा करके शिकायत भी दर्ज कर दी है। शिकायत? देव का चेहरा जैसे ज़मीन पर गिर गया। उसकी आवाज़ में पहली बार घबराहट साफ दिखी। कब? अनन्या ने जवाब दिया, आज सुबह। और मैं ये भी बता दूं, मैंने तलाक की अर्जी भी फाइल कर दी है। कमरे में एक साथ कई सांसें निकली। किसी ने धीरे से कहा, अरे। देव की माँ रो पड़ी। देव के पिता का चेहरा लाल हो गया, जैसे वो शर्म और गुस्से में एक साथ जल रहे हों। देव ने अनन्या की तरफ बढ़कर कहा, तू पागल हो गई है, तू पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। अनन्या ने एक कदम पीछे नहीं हटाया। उसने कहा, इज्जत? इज्जत तब बचती है जब सच बोला जाए। आप लोग इज्जत के नाम पर गलत को ढकते रहोगे तो इज्जत नहीं, डर बचेगा। मेरी आंखों में पानी भर आया, पर इस बार वो पानी शर्म का नहीं था। वो पानी हल्कापन का था, जैसे किसी ने मेरे सीने पर रखा पत्थर थोड़ा हटा दिया हो। देव ने फिर चाल बदली। उसने सबके सामने अपनी आवाज़ नरम कर ली और मेरी तरफ मुड़ा। माँ, आप तो अच्छी औरत हैं। उसने बादशाह ने किया करने कहा, आप तो भगवान से डरने वाली हैं। आप सबको बोल दीजिए ये गलतफहमी है, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। उसके शब्द मीठे थे, पर आंखें डर से कांप रही थीं। मुझे समझ आया, ये माफ़ी नहीं है, ये बचाव है। ये वही आदमी है जो कल मुझे सफाई वाली बोलकर हंसा था और आज भीड़ देखकर माँ बोलकर बचना चाहता है। मैं धीरे धीरे खड़ी हुई। घुटने दुखे पर मन सीधा था। मैंने कमरे में सबको देखा। वो लोग भी थे जो दोपहर को हंसे थे। अब उनकी नज़रें नीचे थीं। मैंने देव को देखा और कहा, देव, तूने सिर्फ मेरा पैसा नहीं देखना चाहा, तूने मेरी उम्र देखी, मेरी मजबूरी देखी, और सोचा मैं बोल नहीं पाऊंगी। मेरी आवाज़ कांपी नहीं, पर मैंने मेहनत से ये घर बनाया है। ये मेरी इज्जत है, और इज्जत किसी की दया से नहीं मिलती, अपने सच से मिलती है। देव ने बीच में बोलने की कोशिश की, पर उसके शब्द गले में अटक गए। अनन्या ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पहली बार मुझे लगा मेरी बेटी वापस आ गई है, वो बेटी जो सच के लिए खड़ी होती थी। तभी बाहर गेट के पास हलचल हुई। किसी ने पर्दा हटाकर देखा। 2 लोग अंदर आए। सोसाइटी के गार्ड नहीं, उनके साथ एक वर्दी वाला भी था। कुछ सेकंड में पूरा कमरा फ्रीज हो गया। देव ने धीमे से कहा, ये पुलिस है? एडवोकेट मेहता ने अनन्या की तरफ देखा, फिर शांत स्वर में बोले, हो सकता है, क्योंकि हमने जो आवेदन दिया था उसमें यह भी लिखा था कि आज के कार्यक्रम में वो सबूत के साथ कुछ करने की कोशिश कर सकता है। मेरा दिल फिर तेज धड़कने लगा। देव की आंखें इधर उधर दौड़ने लगीं, जैसे वो कोई रास्ता खोज रहा हो। उसके हाथ की उंगलियां कांप रही थीं। उसने धीरे से अपनी जेब से फोन निकाला, स्क्रीन पर कुछ देखा और उसकी सांस अटक गई। अगले ही पल उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसे अंदर से तोड़ दिया हो। वह अनन्या की तरफ झुका और फुसफुसाया, पर इतना तेज कि मैं भी सुन सकूं। बहुत देर हो गई। अनन्या, ट्रांसफर की फाइल सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में लग चुकी है। अब देखते हैं तुम्हारी माँ का घर किसके नाम जाता है। मेरे सिर में चक्कर सा आया। ट्रांसफर? मेरा मुंह सूख गया। अनन्या की आंखें फैल गईं। एडवोकेट मेहता ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और सिर्फ एक वाक्य कहा, माँ जी।
अभी इसी सेकंड हमें ये पता करना होगा कि आज सुबह आपके घर के नाम पर कौन सा कागज जमा हुआ है, क्योंकि अगर वो सच में रजिस्ट्री की कोशिश कर चुका है तो अगला कदम रोकना बहुत ज़रूरी है। और ठीक उसी समय मेरे फ़ोन पर एक मैसेज चमका, बैंक का, लोन डिसबर्समेंट के लिए ओटीपी। मेरा शरीर सुन्न हो गया। मेरे फ़ोन पर जो मैसेज चमका उसे देखकर मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। लोन डिसबर्समेंट के लिए ओटीपी। मैं एक पल को समझ ही नहीं पाई कि ये मेरे फ़ोन पर क्यों आया। फिर दिमाग ने जोड़ लिया, देव ने सच में कोशिश कर दी थी। वो सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, वो मेरे घर और मेरी फ़ोन पर गरी जिंदगी पर हाथ डाल चुका था। मेरी सांस तेज हो गई। मेरी बेटी ने मेरा फ़ोन छीनकर मैसेज पढ़ा। उसकी आंखें जैसे आग बन गईं। माँ, ये अभी भी कर रहा है। एडवोकेट मेहता ने बिना घबराए बिल्कुल साफ आवाज में कहा, सबसे पहले ओटीपी किसी को मत बताइए। दूसरा, अभी इसी सेकंड बैंक को कॉल करके ट्रांजैक्शन ब्लॉक कराइए। तीसरा, आपका अकाउंट और नेट बैंकिंग तुरंत फ्रीज करवानी होगी। मेरी पोती ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल लगाया। उसने स्पीकर ऑन कर दिया ताकि सब सुने। उधर से जो आवाज़ आई वो रोबोट जैसी थी। फ्रॉड के लिए 1 दबाएं। मेरी पोती ने जल्दी से ऑप्शन चुना। बैंक अधिकारी ने पूछा, आपके साथ क्या हुआ? मेरी पोती ने एक सांस में कहा, सीनियर सिटीजन अकाउंट, अनऑथराइज्ड लोन डिसबर्समेंट ओटीपी रिसीव्ड, प्लीज ब्लॉक इमीडिएटली, मार्क एज फ्रॉड, फ्रीज अकाउंट। अधिकारी ने कहा, मैडम, ओटीपी शेयर हुआ क्या? मेरी पोती ने तेजी से कहा, नहीं। अधिकारी ने कहा, ठीक है, हम अभी प्रोसेस रोक रहे हैं। आपका मोबाइल नंबर, पैन के आखिरी 4 अंक और अकाउंट के आखिरी 4 अंक बताइए। मैं कांपते हाथों से बोल रही थी, पर अनन्या ने मेरी पीठ थपथपाई। उसने कहा, माँ, बस बोलिए, मैं हूँ, मैंने जानकारी दी। अधिकारी ने कहा, आपका अकाउंट टेम्पोरेरीली ब्लॉक्ड, किसी भी नए ट्रांजैक्शन पर होल्ड। आप कल सुबह ब्रांच जाकर केवाईसी और मैंडेट रीसेट कर लीजिए और एक लिखित कंप्लेंट ज़रूर दीजिए। मेरी सांस थोड़ी सी लौटी, पर तभी देव ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ये सब पागलपन है। ये मेरी पत्नी और ये लोग मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए अब भी नाटक कर रहा था, पर कमरा अब उसे पहचान चुका था। उसके पिता ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, चुप, अगर ये सब झूठ है तो ओटीपी किस बात का आया? देव की जुबान अटक गई। वो पल भर को चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता, बैंक की गलती होगी। अनन्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, बैंक की गलती नहीं है देव, ये तुम्हारी असली शक्ल है। उसी समय जो वर्दी वाला अंदर आया था वो पास आकर बोला, कौन है देव मल्होत्रा? कमरे में एकदम सन्नाटा। देव ने अपना कॉलर ठीक किया, जैसे वो अभी भी बड़ा आदमी हो। मैं, उसने कहा, आप कौन? पुलिस वाले ने कहा, थाने से आए हैं। हमें एक शिकायत मिली थी सीनियर सिटीजन के खिलाफ फ्रॉड और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स की कोशिश। हम अभी गिरफ्तारी नहीं कर रहे, पर आप हमारे साथ थाने चलेंगे अभी। देव ने हंसने की कोशिश की। अरे साहब, ये तो घरेलू मामला है। पुलिस वाला शांत रहा। घरेलू? जब दस्तावेज और बैंक का मामला हो और बुजुर्ग के साथ धोखा हो तो ये घरेलू नहीं रहता। देव ने इधर उधर देखा। वो भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसका भाई आगे आया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। तू कहीं नहीं जाएगा, उसने कहा। देव की मां रो रही थी। देव, तूने ये क्या कर दिया? देव ने अपनी मां की तरफ देखकर भी कोई शर्म नहीं दिखाई, बस डर था, डर पकड़े जाने का। उसने अचानक अनन्या की तरफ झुककर धीमे स्वर में कहा, ठीक है, तुम जीत गई। सब बंद करवा दो, मैं तुम्हें घर दे दूंगा। बस ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो। अनन्या ने एकदम साफ शब्दों में कहा, मैं सौदा नहीं करती देव। अब जो होगा कानून के हिसाब से होगा। मेरे अंदर कुछ टूट कर गिरा भी और कुछ जुड़ भी गया। टूट ये कि मैंने जिस आदमी को घर में जगह दी वो इतना गिरा हुआ निकला। जुड़ ये कि मेरी बेटी ने आखिरकार डर का गला दबाकर सच को चुन लिया। पुलिस देव को बाहर ले गई। पार्टी का संगीत बंद था। केक की खुशबू अब भी हवा में थी, पर अब वो खुशबू भी कड़वी लग रही थी। रिश्तेदारों की आंखों में शर्म थी।
कुछ लोग मेरे पास आए और बहुत धीरे से बोले, माफ़ कर दीजिए, हम समझ नहीं पाए। मैं किसी पर चिल्लाई नहीं। मेरे पास उस वक्त इतनी ताकत नहीं थी। पर मैंने दिल में एक बात साफ कर ली, जो लोग भीड़ में हंसते हैं वो सच के सामने अक्सर चुप हो जाते हैं। हम रात को उसी कार में बैठे, पर अब माहौल अलग था। अनन्या ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर कहा, माँ, अब हमें एक और चीज़ तुरंत करनी है। एडवोकेट मेहता ने कहा, सब रजिस्ट्रार ऑफिस। मेरा सिर घूम गया। वहाँ अनन्या ने कहा, देव ने बोला था ट्रांसफ़र की फाइल लग चुकी है। एडवोकेट मेहता ने साफ समझाया, देखिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र आसान नहीं है, पर फ्रॉड वाले लोग जाली पावर ऑफ अटॉर्नी, फोर्ज्ड सिग्नेचर्स, फेक विटनेसेस और कभी कभी गलत तरीके से आधार KYC का दुरुपयोग करके कोशिश करते हैं। हमें आज ही ऑब्जेक्शन देना होगा, लिखित में। हम रात के करीब 9:30 बजे ही निकल पड़े। ऑफिस बंद होने वाला था, लेकिन एडवोकेट मेहता ने पहले से वहाँ किसी क्लर्क को कॉल कर रखा था। उन्होंने कहा, सर, अर्जेंट सीनियर सिटीजन फ्रॉड, ऑब्जेक्शन फाइलिंग टुडे। वहाँ गेट पर चौकीदार ने पहले रोका, फिर वकील का कार्ड देखकर अंदर जाने दिया। छोटी सी ट्यूबलाइट, पुराने फैन की आवाज़ और फाइलों का ढेर, वही सरकारी माहौल। एडवोकेट ने एक आवेदन तैयार कराया, ऑब्जेक्शन एंड कैविएट। उन्होंने आसान भाषा में कहा, ये मतलब है मेरी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम मेरे बिना, मेरी पहचान के बिना और कोर्ट के आदेश के बिना ना हो। उन्होंने मेरे अंगूठे का निशान नहीं लिया। उन्होंने कहा, आपको सब कुछ समझना है, तभी साइन करना है। मेरे गले में आंसू फंस गए। ये पहली बार था जब कोई प्रोफेशनल इंसान मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे मैं इंसान हूँ, बोझ नहीं। क्लर्क ने कंप्यूटर पर कुछ देखा, फिर बोला, मैडम, आपके नाम से आज दोपहर एक POA रिलेटेड इंक्वायरी डाली थी। डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है अभी, पर किसी ने कोशिश की थी। अनन्या की आंखें लाल हो गईं। किसने? क्लर्क ने नज़रें नीचे कर लीं। नाम तो एक एजेंट ने दिया था। एडवोकेट मेहता ने तुरंत कहा, आप बस इतना लिख कर दीजिए कि वेरिफिकेशन पेंडिंग है और अब ऑब्जेक्शन फाइल्ड है। कोई स्टेप आगे नहीं जाएगा। उन्होंने वही कराया। हमने ऑफिस से एक रिसीविंग कॉपी ले ली जिसमें तारीख और समय था। मेरे हाथ में वो कागज़ आया तो मुझे लगा जैसे मैंने अपनी ज़मीन को वापस सांस दिला दी हो। घर लौटते लौटते रात के 12 बज गए। अनन्या ने कहा, माँ, आज आप मेरे साथ रहो। हम उसके घर गए। उस घर में मैं दोपहर को अपमानित हुई थी, पर आज उसी घर में मुझे सुरक्षा महसूस हो रही थी, क्योंकि अब अनन्या सच के साथ थी। मेरी पोती ने मेरे लिए गर्म दूध रखा। वो बोली, नानी, अब कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। मैं बिस्तर पर बैठ गई। शरीर थककर टूट रहा था, पर मन पहली बार हल्का था। सुबह होते ही हम बैंक गए। ब्रांच मैनेजर ने हमें केबिन में बुलाया। हमने सारी बात लिखित में दी। एडवोकेट मेहता ने कहा, अकाउंट फ्रीज, नंबर चेंज, न्यू डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग डिसेबल, ट्रांजैक्शन लिमिट एंड SMS अलर्ट्स ओनली ऑन दिस न्यू नंबर। बैंक ने तुरंत स्टेप्स लिए। मैनेजर ने कहा, माँ जी, आप चाहें तो अपने अकाउंट में ट्रस्टेड नॉमिनी भी अपडेट कर सकती हैं और किसी को भी OTP या KYC डिटेल्स नहीं दीजिए। मैंने सिर हिलाया। मैं सीख रही थी और ये सीख महंगी थी। उसी दिन थाने में FIR दर्ज हुई। अनन्या का बयान, मेरी पोती का बयान, रिकॉर्डिंग, फोटो और वो सब, रजिस्ट्रार की रिसीविंग कॉपी, सब जमा हुआ। पुलिस ने देव का फ़ोन जब्त किया। उसके लैपटॉप की जांच हुई। कुछ ही दिनों में पता चला कि उसने सच में एक एजेंट के जरिए कोशिश की थी और एक नकली कागज़ तैयार करवाने की तैयारी में था। जब पुलिस ने उसके बैंक और ऑफिस से पूछताछ की तो उसकी इज्जतदार नौकरी का पर्दा भी गिरने लगा। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। देव ने जमानत मांगी। उसका वकील बोला, ये परिवार का मामला है, पर जज ने एक बात कही जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। सीनियर सिटीजन के खिलाफ फाइनेंशियल अब्यूज़ मजाक नहीं है, ये समाज की रीढ़ तोड़ता है। जमानत मिली नहीं। अनन्या ने तलाक की प्रक्रिया शुरू की। परिवार में बातें हुईं। कुछ लोग घर में बोले, समझौता कर लो, लोग क्या कहेंगे।
अनन्या ने पहली बार उन सबको जवाब दिया। लोग कुछ भी कहें, मेरी माँ को बोझ बनाकर बेचा नहीं जा सकता। मेरे अंदर एक तेज रोशनी जली। मैंने अपनी बेटी को ऐसे बोलते कभी नहीं सुना था, जैसे डर की जंजीर टूट गई हो। महीनों चले, केस धीमा था पर साफ था, और देव को पहली बार समझ आया कि कानून और सच भीड़ की हंसी से बड़ा होता है। आखिरकार कोर्ट ने आदेश दिया कि मेरे नाम की संपत्ति पर किसी भी तरह का ट्रांसफर या लोन बिना मेरी मौजूदगी और कोर्ट की अनुमति के नहीं होगा। हमने मेरे घर के दस्तावेज़ एक बैंक लॉकर में रख दिए। घर में नए ताले लगे। मैंने एक सही वसीयत बनवाई, बहुत साफ शब्दों में और प्रोटेक्शन क्लॉजेस के साथ, ताकि कल को कोई भी पति या बाहरी व्यक्ति मेरे घर पर दावा ना कर सके। एडवोकेट मेहता ने मुझे एक और चीज़ समझाई। माँ जी, ये सिर्फ आपका केस नहीं है। हर घर में बुजुर्ग हैं, सबको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। उन्होंने मुझे 5 बातें बिल्कुल बच्चे जैसी भाषा में लिखकर दी, ताकि मैं भी याद रख सकूं और दूसरों को भी बता सकूं। पहला, अपने कागज़ किसी को मत पकड़ा दो। आधार, पेन, पासबुक, रजिस्ट्री सब लॉक में। दूसरा, OTP किसी को मत बताओ, चाहे वो अपना ही क्यों न हो। तीसरा, बैंक में SMS अलर्ट्स और लो ट्रांजैक्शन लिमिट रखो। चौथा, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करने से पहले किसी भरोसेमंद वकील से समझो। पांचवा, अगर कोई आपको भूलने वाला कहकर दबाने लगे तो चुप मत रहो, सबूत जमा करो और शिकायत करो। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी बचा सकती हैं। एक शाम, कई महीने बाद, मेरे घर की बालकनी में हल्की बारिश की खुशबू थी। अनन्या मेरे पास बैठी थी। वो बोली, माँ, आपको मुझ पर गुस्सा तो नहीं? मैं कुछ देर चुप रही। फिर मैंने कहा, बुझ की तातार की बालकनी में खारी शारपाट की। गुस्सा था, दर्द भी था, पर सबसे ज्यादा दुख ये था कि तू डर गई थी। अब तू डर नहीं रही। यही मेरे लिए सबसे बड़ा जवाब है। मेरी पोती अंदर से चाय लेकर आई। उसने हंसकर कहा, नानी, अब आप आराम करोगी। अब कोई सफाई वाली नहीं बोलेगा। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मेहनत करने में शर्म नहीं होती, मैंने कहा। शर्म धोखा देने में होती है। उसी रात मुझे देव की तरफ से जेल से एक चिट्ठी आई। अनन्या ने मेरे हाथ में दी तो बोली, मत पढ़ो, आपकी तबीयत। पर उसमें बहुत सारी सफाई भी थी। हालात, दबाव, गलती हो गई, ऐसे शब्द जो जिम्मेदारी को छोटा कर देते हैं। मैं देर तक चुप बैठी रही। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटा, न्याय ज़रूरी था और न्याय हुआ। अब मेरे दिल को भी मुक्त होना है। अनन्या ने मुझे हैरानी से देखा। मैंने कहा, देखो, बाउंड्रीज रहेंगी। देव के लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा। कानून अपना काम करेगा, पर अगर मैं अंदर से उसे पकड़े रहूंगी तो मैं खुद को ही सज़ा दूंगी। मैंने एक छोटा सा जवाब लिखा, देव, जो तुमने किया वो गलत था, सोचा हुआ था। मैं न्याय में दखल नहीं दूंगी, पर मैं अपने दिल में तुम्हें माफ़ करती हूँ, ताकि मैं शांति से जी सकूं। माफ़ी का मतलब ये नहीं कि भरोसा वापस। माफ़ी का मतलब है, मैं अपने अंदर जहर नहीं रखूंगी। मैंने पत्र भेज दिया। मेरे अंदर जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। आज मेरी उम्र वही है, पर मेरी गर्दन पहले से ज्यादा सीधी है। मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ। अनन्या हर रविवार आती है। मेरी पोती मुझे फ़ोन करके पूछती है, नानी, पानी पिया? और मैं पहली बार खुद को बोझ नहीं समझती, क्योंकि अब मैंने सच देख लिया है। बुजुर्ग कमज़ोर नहीं होते, बस उन्हें चुप करा दिया जाता है, और जब वे बोलते हैं तो पूरा खेल पलट जाता है। अगर आप इस कहानी से एक चीज़ सीख कर जाएं तो वो ये है, अपने बुजुर्गों के कागज़, पैसा और इज्जत सुरक्षित रखो। प्यार के नाम पर कोई आपसे OTP, साइन या कागज़ मांगे तो पहले समझो। और अगर कोई आपको शर्मिंदा करके छोटा बनाना चाहे तो याद रखो, शर्म आपकी नहीं, उसकी है। सच के साथ खड़े रहो, समझदारी से कदम उठाओ, और जब न्याय हो जाए तो अपने दिल को भी आज़ाद करो, ताकि आपकी बाकी ज़िंदगी किसी और की गंदगी में न डूबे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और साइलेंट जस्टिस वाली कहानियाँ आएँ जो सच्ची लगें, सीख भी दें और दिल भी पकड़ लें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए
कि आप किस शहर से सुन रहे हैं। आपकी एक लाइन किसी और की आंखें खोल सकती हैं।